नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर जबलपुर से 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाए जाने का मामला। राज्यपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष और निर्वाचन आयुक्त समेत 14 मंत्रियों को नोटिस जारी किया गया हाईकोर्ट की तरफ से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस्तीफा देने वाले 14 विधायकों को मंत्री बनाया गया था। याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया को अनुचित बताया है। सरकार का ये कदम असंवैधानिक बताया है याचिकाकर्ता ने। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार के ये कदम आर्टिकल 164(4) के उल्लंघन है। सभी 14 मंत्रियों के पद से निलंबन की याचिका में मांग की गई है। 14 दिसंबर को मामले पर अब अगली सुनवाई होगी। तो 14 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सहित निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी किया गया है। ये इस याचिका में मेनली ये कहा गया है कि जो ये 14 मिनिस्टर बनाए गए हैं ये संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। संविधान के आर्टिकल 164(4) में प्रावधान दिया गया है कि यदि सीएम चाहें तो वो ऐसे व्यक्तियों को भी मिनिस्टर बना सकते हैं कि जो एमएलए या विधान परिषद के सदस्य नहीं है। किंतु मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मंत्रियों को बनाया गया है, 14 मंत्री जो कि विधायक नहीं है उनको मंत्री बना दिया गया है, ये संविधान की मंशा का विपरीत है। संविधान की मंशा ये कतई नहीं थी कि 10, 20, 25 ऐसे लोग जो कि मंत्री विधायक नहीं है उनको मंत्री बनाया जाए। कभी स्थितियां होती है रेयर मामलों में कि किसी ने विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया और वो एमएलए नहीं है या सामाजिक कार्यकर्ता या कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति है कि जिसको मंत्री बनाया जाना तत्समय जरूरी है और वो विधायक नहीं है। तो संविधान ने व्यवस्था दी थी कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं और 6 माह के अंदर वो विधायक बन के और अपना मंत्री पद कंटिन्यू रख सकता है। बट मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। ये जो 14 लोग थे ये विधायक थे, वो विधायक थे इस्तीफा दे चुके थे। ऐसी स्थिति में संविधान के विपरीत ऐसे 14 लोगों को मंत्री बनाया जाना आर्टिकल 164 का स्पष्ट उल्लंघन था। इसलिए इनको तुरंत इस पद से हटाया जाए, इस याचिका में मांग की गई थी। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, यहां तक कि चुनाव आयोग को भी इस मामले में नोटिस दिया गया है 14 मंत्रियों सहित। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि सरकार के ये कदम आर्टिकल 164(4) का उल्लंघन है, लेकिन क्या इस आर्टिकल में कोई पैमाना भी तय है, कोई संख्या भी तय है कि आप इतने से ज्यादा ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बना सकते जो वर्तमान में विधायक ना हो? देखिए, जो कानूनविद हैं उनका ये कहना है प्रशांत इस पूरे मसले पे कि अगर कोई विषम परिस्थिति या फिर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं उस लिहाज से एक व्यक्ति को जो कि विधायक नहीं है तो बेशक आप उन्हें मंत्री बना सकते हैं। लेकिन यहां तो 14 ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया जो विधायक नहीं थे, यानी इस्तीफा दे चुके थे। तो आखिर क्या मुख्य वजह थी जो अचानक से 14 मंत्री बनाने पड़े आपको? जो याचिकाकर्ता है आराधना, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपको स्वतंत्रता है कि आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहले जाएं, और लिबर्टी के साथ याचिका को वहां पे निराकृत कर दिया था। आज जब ये महत्वपूर्ण याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगी तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ने तत्काल रूप से इस मामले में गवर्नर जो हैं उनको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, निर्वाचन आयोग को, विधानसभा अध्यक्ष को और जो 14 मंत्री बनाए गए हैं जो कि विधायक नहीं या फिर विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है और इस पूरे मामले पर जवाब तलब किया है कि आखिर क्या वजह रही जो 14 मंत्री अचानक बना दिए गए जो कि विधायक नहीं है। इस पूरे मामले पर जवाब तलब किया और 14 दिसंबर को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई है। प्रशांत, ठीक है, बिल्कुल रहेगा। प्रतीक, मैं आपके पास लौट रहा हूं और उस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ गए। प्रवीण जी, वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है कि इतनी बड़ी संख्या में आपने ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जो विधायक भी नहीं थे, तो सवाल तो उठने ही थे। लेकिन 14 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है, उससे पहले इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन में भी बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलें इस पे सुनवाई के बाद जो भी नतीजा आएगा वो एक नजीर जरूर बनेगा भविष्य के लिए। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात आपने कही प्रशांत। ये सिर्फ नजीर बनेगा, कानूनी इसकी कितनी बाध्यता है ये आप देखिए कि इसमें इतने सारे पेज दिख रहे हैं। ये तब लगना चाहिए था जब ये मंत्री बनाए गए थे। अब तो वो चुनाव मैदान में है, जब तक ये पेशी होगी तब तक हो सकता है उनमें से कुछ हार जाएं या कुछ वाकई फिर से मंत्री बन जाएं जीत के। तो फिर ये केस कहीं स्टैंड करेगा ही नहीं कि वो जीत के ही मंत्री बनेंगे, एमएलए होने के बाद मंत्री बनेंगे यदि जीते तो, और यदि हार गए तो खेल ही खत्म है फिर तो। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, आपने जो एक बात कही मुझसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सिर्फ ये मामला हो सकता है कि नजीर बन जाए,
लेकिन ये थोड़ा लेट है, थोड़ा क्या बल्कि ज्यादा लेट है। यदि ये होना था तो ये पहले होना था। अभी ये इस पे जो जजमेंट आया है इसकी बहुत ज्यादा कानूनी इसकी मान्यता है, मुझे इसमें बहुत नहीं हूँ, लेकिन सियासी तौर पर जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस पूरे मसले को, बहुत कानूनी मान्यता इसकी दिखती नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल ये बात सरकार भी समझ रही होगी, जिसके बाद इतनी बड़ी संख्या में मंत्रियों को ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया जो विधायक नहीं थे। क्योंकि आज ही एक खबर भी आई, जब 6 महीने पूरे हो गए तुलसी सिलावट के, तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। ये भी बहुत साफ है। और चूंकि 164(4) का उल्लंघन याचिकाकर्ता बता रहे हैं, लेकिन इसमें भी तस्वीर शायद साफ नहीं है कि भाई आप इस संख्या तक ही ऐसे लोगों को मंत्री बनाए कि जो विधायक हैं। तो ये केवल दलीलें हम कह सकते हैं कि कोर्ट में दलीलें रखी जा रही हैं, और दलील का आगे क्या होगा इस सुनवाई के बाद ही तय होगा। प्रवीण जी, चलिए प्रतीक हमारे साथ लगातार बने में। प्रवीण जी से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रतीक, यहां पर जैसा कि प्रवीण जी कह रहे थे कि देरी हो गई और काफी देरी हो गई, चूंकि अब तो इलेक्शन ही आ गए। इस पर भी याचिकाकर्ता की तरफ से कोई रिएक्शन कि भाई इतनी देरी क्यों, पहले इस मसले की याद नहीं आई? बेशक प्रशांत, मैंने ये सवाल जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उनसे किया था, चूंकि 10 नवंबर को अमूमन तस्वीर साफ हो जाएगी, क्या तख्ता पलट होगा या फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी रहेगी, क्योंकि 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आने। ऐसे में इस याचिका का क्या संवैधानिकता रहेगी, कहां स्टैंड करेगी, तो बेशक उस पर कहीं ना कहीं अधिवक्ता ने कहा है कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट आगे के लिए, भविष्य के लिए तय हो जाएगा कि कहीं ना कहीं अगर भविष्य में कभी ऐसी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बनती हैं तो कहीं ना कहीं लैंडमार्क जजमेंट वहां पर मौजूद रहेगा, और आगे के लिए जो भी सरकारें रहेंगी वो या विपक्ष में जो भी रहेगा उसके लिए ये बेहद कारगर साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चूंकि याचिका दायर कर दी गई है और कहीं ना कहीं प्रावधानों का इसमें उल्लेख किया गया है, तो जो भी कानूनी इसमें अगर बाध्यता होगी वो तय तो बेशक होनी है ही, चूंकि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ होगा तो इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी, और अगर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि लैंडमार्क जजमेंट भविष्य के लिए, पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं यहां पर उभर कर सामने आएगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, ये भविष्य की ही बात है, यानी कि भविष्य के लिए ये याचिका बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर क्या जजमेंट होगा, और स्वाभाविक है कि 14 दिसंबर को दोबारा सुनवाई होती है, तो हो सकता है कि तब तस्वीर साफ ना हो और सुनवाइयां भी बढ़ जाएं। लेकिन ये प्रतीक वाकई में बहुत महत्वपूर्ण आप जिक्र कर रहे हैं। कम से कम ऐसे जो सियासी उठापटक होते हैं इस जजमेंट के बाद, उस पर हो सकता है कि भविष्य में रोक लग जाए। प्रतीक, बेशक प्रशांत, जो कि जब जैसे ही इन तमाम विधायकों ने इस्तीफा दिया था, मध्य प्रदेश में सरकार बदली थी, दल बदल हुआ था, उसके बाद से जब इन्हें मंत्री पद पे नवाजा गया, तो बेशक चाहे राज्यसभा सांसद और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं विवेक तनखा, उन्होंने भी इस प्रकार का ट्वीट जो है लगातार किया था, शिकायतें भी की थी, लेकिन तमाम बातें धरी की धरी रह गई। बेशक जो बात प्रवीण सर ने कही थी कि शायद देरी हो गई, बल्कि बहुत देरी हो गई है, क्योंकि अब चुनाव सिर पर है, उपचुनाव की तारीखें डिक्लेयर हो चुकी हैं, और जो नोटिस भी हुआ उसके बाद जो जवाब भी देना है उसका भी समय जो मियाद है वो उपचुनाव के नतीजों के बाद आना है। तो तब तक स्थितियां काफी स्पष्ट हो चुकी होंगी, और शायद अगर ये पुनः सभी के सभी 14 जो विधायक थे इस्तीफा दे चुके थे, अगर वो पुनः जीत गए और मंत्री पद पे काबिज हो जाते हैं, तो आखिर स्थिति क्या होगी, तो उस पर सबसे बड़ा सवाल। और जो जवाब जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दिया कि भविष्य के लिए कहीं ना कहीं एक जजमेंट जो है वो एक लैंडमार्क जजमेंट बनेगा, और एक नतीजा पेश किएगा कि कहीं ना कहीं भविष्य में जब ऐसी स्थिति चाहे न केवल मध्य प्रदेश बल्कि प्रदेश में कहीं भी विधानसभा में बनती है, तो आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए, यह भी स्पष्ट और तय भविष्य के लिए हो जाएगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, प्रतीक रहिएगा। और प्रवीण जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। प्रवीण जी, चूंकि नोटिस हो गया है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा अध्यक्ष को, चुनाव आयोग को, तो ये अपने आप में एक सवाल तो उठाता ही है। इसके सियासी पहलू आपको क्या नजर आते हैं? इसके कुछ नफे नुकसान भी सियासी दलों को हो सकते हैं बाई इलेक्शन में? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है प्रवीण जी तक। हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी छिंदवाड़ा के एक अधिवक्ता के जरिए, और इसी पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है सीएम को, राज्यपाल को, विधानसभा अध्यक्ष को, चुनाव आयोग को, और 14
उन मंत्रियों को जो विधायक नहीं है। इसके बाद हालांकि इसकी जो सुनवाई है वो 14 दिसंबर को होनी है, लेकिन ये सुनवाई इलेक्शन के बाद होगी, तब तक बहुत हद तक चीजें साफ हो चुकी होंगी। और लेकिन ये जरूर है कि ये जो जजमेंट आएगा तमाम सुनवाइयों के बाद एक लैंडमार्क जरूर होगा। प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे शेरा, जहां सुरेंद्र सिंह शेरा ने मंत्री अरविंद भदौरिया से मुलाकात की है। अरविंद भदौरिया से मुलाकात करने के लिए उनके बंगले पर पहुंचे थे सुरेंद्र सिंह शेरा। कमरे के अंदर बताया जा रहा है कि गुप्त बैठक हुई है। क्या चर्चाएं हुई हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो सुरेंद्र सिंह शेरा की अरविंद भदौरिया से मुलाकात हुई है। मंत्री अरविंद भदौरिया से मुलाकात करने उनके बंगले पर पहुंचे थे सुरेंद्र सिंह शेरा। बंद कमरे में चर्चा हुई हैं दोनों की। क्या चर्चाएं हुई हैं ये साफ नहीं है, क्या मसले थे ये अभी तक साफ नहीं है। सुरेंद्र सिंह शेरा और मंत्री के बीच क्या बात हुई। खबर भोपाल से, आदिवासी नेता और निर्दलीय विधायक केदार डावर ने बीजेपी को समर्थन दिया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। प्रेस वार्ता में केदार डावर भी मौजूद हैं और क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के समर्थन का उन्होंने हवाला दिया है। तो खबर भोपाल से, आदिवासी नेता और निर्दलीय विधायक केदार डावर ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। बीजेपी के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है। कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसकी जानकारी दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केदार डावर भी मौजूद हैं। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, खबर इंदौर से है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तुलसी सिलावट बिना मंत्री पद के चुनाव मैदान में है। तुलसी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही उनकी मिलने वाली सभी सुविधाएं छिन जाएंगी। अब तुलसी सिलावट को ना भत्ता मिलेगा, ना ड्राइवर मिलेगा। आपको बता दें कि तुलसी सिलावट को मंत्री बने 6 महीने हो चुके हैं। बिना विधायक रहे कोई भी व्यक्ति 6 महीने मंत्री रह सकता है। कल आज 6 महीने हो रहे हैं, मैंने कल की तारीख में इस्तीफा दे दिया। पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए सेवा, मध्य प्रदेश का विकास और मध्य प्रदेश की प्रगति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, पहले भी विधायक का पद छोड़ा, कांग्रेस छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा, अभी भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि त्याग समर्पण मेरी भावना है। कुर्बानी मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी है। मेरा क्षेत्र पहले, इनकी सेवा करना जरूरी है। मंत्री पद महत्वपूर्ण है, पर सेवा बिना पद की भी की जा सकती है। बिना मंत्री के भी सेवा कर रहा हूँ। उधर बुरहानपुर के नेपानगर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में आई सुमित्रा कासडेकर चुनाव लड़ रही हैं। कासडेकर को चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की नाराजगी का शिकार होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। एक महिला ने शिकायती लहजे में बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत की है, जिसको लेकर सुमित्रा कासडेकर का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं छतरपुर के बड़ा मलहरा में चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार रामसिया भारती को एक महिला के गुस्से का शिकार होना पड़ा। दलित महिला ने कांग्रेस उम्मीदवार को जमकर खरी खोटी सुनाई। दलित महिला का गुस्सा इस बात को लेकर था कि चुनाव के दौरान तो नेता वोटरों के हाथ पांव जोड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें इलाके के लोगों की फिक्र नहीं होती। गुस्साई महिला ने रामसिया भारती को कहा कि तुम भी इन्हीं नेताओं में से हो। दलित महिला की खरी खोटी सुनने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती उल्टे पांव लौट गई। पहले आते नहीं कुछ करेगा, आप क्या कर लेंगे ये बताओ। क्या है कार्ड बना बोलने का, बना के थक गए इनको बोल के किन्होंने कार्ड नहीं बना के दिया। 4 बार इनके घर पे रही, कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या चालू करेंगे? वो तो खुद हमने चालू कर लिया। चालू कर दिया बेटा, आप कर रहे देख रहे हैं अभी तक। आज तक ऐसे 30-50 साल के हो गए, 50 साल के जेल झांका देख रहा है राजा। आज तक ऐसे लोगों को राजपाट देते रहे हैं आप लोग कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। आज बहन जी को 15 साल भाजपा की सरकार आई, 14 महीना बने तो ये लोग पैसा लेके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उनका कहना कि शीर्ष नेतृत्व की बात को कमलनाथ ने ठुकरा दिया है। ये भी कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा की 4 तारीख का चार्टर्ड बुक होगा। कमलनाथ का जाना तय है।
कुछ दिनों में कांग्रेस में खेमेबाजी दिखने वाली है, ये दावा कर रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। और कमलनाथ पर एक बार फिर हमलावर हैं नरोत्तम मिश्रा। वो कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व की बात को कमलनाथ ने ठुकरा दिया है। ये भी उनकी तरफ से एक बार फिर कहा गया कि 4 तारीख का चार्टर्ड बुक होगा। उनको कहा, और अचंबा ये नहीं है कि उनने कहा, अचंबा ये शीर्ष नेतृत्व की किसी बात को कमलनाथ जी ने ठुकराया कि मैं माफी क्यों मांगूं। मैंने मित्रों कहा था, आपको ध्यान नहीं होगा, कि अब इनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। 4 तारीख का चार्टर बुक होगा, परिणाम जो भी हो, लेकिन कमलनाथ जी का जाना तय है। एक दूसरी बात और कह रहा हूं, 2-3 दिन के अंदर आप जो बाकी के लोग हैं राहुल बाबा खेमे के, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको कांग्रेस की जबरदस्त खेमेबंदी मिलने वाली है। उधर जीतू पटवारी का बयान भी आया है कि कमलनाथ के साथ इतनी भीड़, बड़ी भीड़ देख के ये पता चलता है कि शिवराज जा रहे हैं, कमलनाथ आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मुद्दों पर नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने 15 साल में क्या किया है ये नहीं बताएंगे, जिससे जीवन स्तर में कोई फर्क ना पड़े, उस तरह की बातों को बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट पूरी दुनिया में घूम रही है, मगर मुद्दों पर नहीं आ रही। कांग्रेस सिर्फ मुद्दों पर रहेगी और मध्य प्रदेश में से लोकतंत्र की हत्या का कलंक हटाएगी। इतनी भयंकर, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी भीड़ संकेत देती है कि शिवराज जी जा रहे हैं और कमलनाथ आ रहे हैं। आप देखो, यही कारण है कि शिवराज सिंह जी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। वो मुद्दों पे नहीं रहना चाहते। वो क्या मध्य प्रदेश में हमने 15 साल में किया, नहीं बताएंगे। क्या करेंगे, नहीं बताएंगे। कोई प्रोग्राम नहीं है, बताएंगे क्या? जो जीवन स्तर का किसी का कोई फर्क नहीं पड़े, उन बातों को बताएंगे। कांग्रेस पार्टी का मोटिव सिर्फ मध्य प्रदेश को समृद्ध करना और गद्दारों को सबक सिखाने का है। गद्दारों को सबक सिखा के रहेंगे। और नेताओं के दल बदल का असर अब चुनावी सभाओं में भी दिखाई देने लगा है। करेरा के चुनावी सभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत यादव यहां बीएसपी उम्मीदवार राजेंद्र जाटव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे, लेकिन जनता से वोट मांग बैठे कांग्रेस उम्मीदवार प्रागीलाल जाटव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली 3 तारीख को बसपा प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। ये सुनकर बीएसपी प्रत्याशी भी हैरान थे और वहां मौजूद जनता भी। मंच पर मौजूद बीएसपी के असली प्रत्याशी राजेंद्र जाटव ने जब टोका तब बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने सुधार किया। दरअसल इस गलती की वजह यह है कि वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव लगातार पिछले 3 चुनाव में बसपा से ही चुनाव लड़ रहे थे। इसी के चलते उनके मुंह से प्रागीलाल का नाम निकल गया। और ब्रेक के बाद खबर डिंडोरी से है, जहां घर में सो रही युवती पर एसिड अटैक हुआ। युवती का चेहरा और हाथ बुरी तरह से झुलस गए। जिला अस्पताल में युवती का इस वक्त इलाज चल रहा है। सनकी आशिक ने इस वारदात को अंजाम दिया है और मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। विक्रमपुर पुलिस चौकी अब इलाके आपको बता दें इलाके का ये मामला है। इस पूरे मामले में छानबीन भी शुरू हो गई। डिंडोरी में घर में सो रही एक युवती पर सनकी आशिक ने एसिड से अटैक कर दिया और इस एसिड अटैक में युवती का चेहरा और हाथ बुरी तरह से झुलस गए हैं। बुरी तरह से झुलसी युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। विक्रमपुर पुलिस चौकी इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। एक तरफा मोहब्बत का ये मामला नजर में नजर आ रहा है। डिंडोरी का मामला है, जहां पर घर में सो रही युवती पर सनकी आशिक ने उस पर एसिड से अटैक कर दिया। इसके बाद युवती झुलस गई है। विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विजय, क्या स्थिति है युवती की अभी? जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं, ये दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर विक्रमपुर पुलिस चौकी इलाके के ये चूला पानी गांव है, वहां की ये घटना बताई जा रही है। करीब 2 दिन पहले की ये घटना बताई जा रही है और युवती की हालत अभी जो है चेहरा जो इसका झुलस गया बुरी तरह से, वहां भी झुलसने के निशान आए हैं। वहीं जो पुलिस जो है पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले में जो
वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है और एसपी खुद घटनास्थल पर मौजूद है। एसपी के साथ साथ पूरा पुलिस महकमा जो है गांव पे मौजूद है और अभी मामले की जांच की जा रही है। जी, आरोपी भी बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये एक तरफा मोहब्बत का मामला है, पहले से परिचित थे युवक युवती, या क्या और डिटेल अगर कुछ जानकारी आपके पास? जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं, युवती से और युवती के जो परिजनों से इस पूरे मामले में हमने बात की है, तो युवती ने बताया कि जो संदीप नामक एक आरोपी है जिसके साथ में उसका पहले प्रेम प्रसंग था और उसके बाद में वो दूसरा जो आरोपी उसके साथ उस प्रेम प्रसंग हो गया था। तो जो पहला जो आशिक सनकी आशिक जो सुनील नाम का जो आशिक है उसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस हालांकि दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की संजीदगी से लेते हुए पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। ठीक, शुक्रिया विजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डियागो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में ये घोषणा की गई। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। आने वाले दिनों में भारत में यूजर्स 1 Gbps तक की स्पीड का लुत्फ उठा पाएंगे और करीब 3 महीने पहले ही 15 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज की आम सभा में मुकेश अंबानी ने 5G टेक्नोलॉजी के इजाद की घोषणा की थी। घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल कर विकसित की गई इस तकनीक को देश को सौंपते हुए मुकेश अंबानी ने कहा था कि 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध होते ही रिलायंस जियो 5G तकनीक की टेस्टिंग के लिए तैयार है और 5G तकनीक की सफल टेस्टिंग के बाद इस तकनीक के निर्यात पर रिलायंस जोर देगा। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।